आपको सीएसएस की प्रेजेंटेशन बताई थी, एक प्रेजेंटेशन दी थी। उसमें हमने आपको सीएसएस के बारे में बताया था, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, इंट्रोड्यूस किया था कि सीएसएस क्या होता है और उसके बेसिक फीचर्स, उसके एडवांटेजेस वगैरह बताए थे। ऑलमोस्ट वो प्रेजेंटेशन हमारी खत्म ही हो गई थी, बस लास्ट की 2 स्लाइड्स बची थी। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स में, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम अपने टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमारा जो था उसके बाद से अगली स्लाइड थी हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके पहले वाली स्लाइड थी ग्रेटर कंट्रोल ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कल आपको बताई जा चुकी है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा ये पॉइंट है, ये एडवांटेज जो है बहुत बड़ी है। इसे हम शॉर्ट में SEO के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि SEO का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपको बता रही हूँ कि SEO का क्या मतलब है। While it's not generally agreed by everyone, it's likely that CSS can help get your pages found in a search engine. देखिए, यूजुअली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेबसाइट को बनाने का और उसको अपलोड करने का, वो यही होता है कि भाई हम पब्लिक हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए और राउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में जो भी चाहे वो अपने घर से बैठ के हमारी इंफॉर्मेशन को विजिट कर, हमारी इंफॉर्मेशन को देख सके। लेकिन कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन तभी तो देख पाएगा जब हम अपना प्रचार और प्रसार करेंगे। सिर्फ अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड करने से ही हमारी पब्लिसिटी नहीं होती है। एक्चुअली जब वेबसाइट्स डाली जाती हैं किसी भी उस पर, तो जब सर्च इंजन खोला जाता है, जैसे गूगल खोला या कोई भी सर्च इंजन यूज किया जाता है, तो वो साइट्स हमें अक्सर दिखाई देती हैं जिनके बारे में, मतलब रिसेंट सर्चेस जिनके बारे में ज्यादा की जाती हैं, या फिर वो साइट्स हमें ज्यादा दिखाई देती हैं जिनको कि ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि सर्च इंजन का जो स्पाइडर है, सर्च इंजन में एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रायोरिटी के बेसिस पर उन साइट्स को ऊपर रखता है जो साइट्स ज्यादा विजिट की जाती हैं। तो ये हमारा जो CSS, हमारी जो लैंग्वेज है, ये इस SEO के ऑप्टिमाइजेशन के इस एडवांटेज को सपोर्ट करती है। और इसकी वजह से अगर आप अपनी वेबसाइट CSS में बना रहे हैं तो आप भी SEO के अंतर्गत आते हैं। यानी आपने जो वेबसाइट बनाई है वो जितने भी वेब ब्राउजर्स में खोली जाएगी, सर्च इंजन में खोली जाएगी, सर्च इंजन उसको हमेशा प्रायोरिटी पे दिखाएगा। क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब हम खोलते हैं, कोई भी सर्च इंजन हम खोलते हैं, हम उसका पहला ही पेज विजिट करते हैं, जबकि आपको पता है कि किसके दसियों पेजेस होते हैं। लेकिन कौन जाता ही आगे के पेज में, पहला ही पेज देख करके हम रुक जाते हैं। तो पहले पेज में अगर हमारी साइट का लिंक है तो शायद लोग उसे विजिट करेंगे, और अगर नहीं है तो यदा कदा बहुत ही कोई इक्का दुक्का होगा जो जाएगा और देखेगा, या किसी को पता ही होगा कि भाई इस नाम की साइट है और इस पे जाना है तो वो जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि प्रायोरिटी में, यानी लगभग पहले ही पेज पर आपको सर्च इंजन का स्पाइडर आपकी साइट का लिंक देता है, और CSS में साइट बनाने से आपको ये एडवांटेज मिलता है। बिकॉज योर CSS साइट कंटेन्स लेस कोड। तो क्यों एडवांटेज देता है सर्च इंजन स्पाइडर, क्यों उसे प्रायोरिटी पे रखता है? क्योंकि CSS साइट के सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उसमें कोडिंग बहुत कम होती है एंड हैज अ सिंपलर स्ट्रक्चर। और उसकी जो कोडिंग का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और न केवल आपको, सर्च इंजन को भी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। Allowing search engine spiders to get through your code faster means your web pages can be indexed faster. अब जितना आसान कोड होगा, जितना इजीली पढ़ा जाएगा, सर्च इंजन स्पाइडर यानी कि जो उसका रीडर है वो उसको उतना ही जल्दी पढ़ेगा, और जल्दी पढ़ेगा तो इंडेक्सिंग में वो उसे पहले लगाएगा, पहले इंडेक्स हो जाएगा, पहले लगा देगा। There is also a chance that less code will be interpreted as text, improving the keyword density of the page. इसकी वजह से क्या होता है कि कीवर्ड डेंसिटी भी कम होती है, पेज पे आपको एरिया ज्यादा मिलता है। विद लेस कोड टू मडल थ्रू, इट्स इजियर फॉर सर्च इंजन स्पाइडर्स टू डिटरमिन व्हाट द पेज इज अबाउट। ज्यादा कोडिंग होती है तो सर्च इंजन को पहले ये डिटरमिन करने में ही टाइम लग जाता है कि पेज है किस बारे में। लेकिन कोडिंग कम होती है तो वो इजीली इस चीज को भी ट्रैक कर लेता है कि वेब पेज जो है वो किस चीज के बारे में है। All other things being equal, the web pages that use CSS to lay out their design are more likely to rank higher in search engines. तो जितना भी आप वेब पेजेस को CSS की लेआउट की मदद से बनाते हैं, तो उनकी डिजाइनिंग ही कुछ ऐसी होती है कि वो सर्च इंजन की रैंकिंग में हमेशा एक हाई रैंक पे रहते हैं, प्रायोरिटी पे रहते हैं, और उसकी वजह से वो उसकी फास्ट इंडेक्सिंग करके उन्हें लगभग पहले पेज पे ही दिखाता है।
तो अगर आपने साइट बनाई है और वो किसी को दिख भी नहीं रही है तो फायदा क्या उस साइट को बनाने का, भले ही आपने कितनी मेहनत की हो। लेकिन अगर आपने कोई साइट बनाई, जैसे आप सर्च इंजन पे जाते हैं, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोला या गूगल खोला आपने और आपने जाकर के लिख दिया हाउ टू प्रिपेयर पानी पूरी एट होम। अब आप सबको पता है कि पानी पूरी के लिए दर्जनों वीडियोस खुल जाते हैं। शायद आप पहले पेज में ही पहला या दूसरा या बहुत ज्यादा से ज्यादा तो तीसरा लिंक ही विजिट करेंगे, क्योंकि जब तक आप 3 लिंक विजिट कर चुके होंगे आपको घर पे पानी पूरी बनाने की पूरी विधि पता चल चुकी होगी, आगे आप जाएंगे ही नहीं। तो वो जो शुरू के 3 लिंक या पहले पेज पे जो लिंक्स आपको दिख रहे थे वो इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि उनके पेजेस की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई कि कोडिंग कम रखी गई, जिसकी वजह से वो इंडेक्स में पहले आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है जहां तक मुझे लगता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, आपकी बुक में भी दिया होगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं शॉर्ट नोट लिखवा दूंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लास्ट है हमारा सर्च इंजन के बाद में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? Through the incorporation of new tags such as header, section, or footer, among others, the HTML document can be structured in different parts, providing not only an appearance but also semantic content to entire website. CSS की मदद से ये जो sections होते हैं इनको अलग से डिजाइन किया जा सकता है और उसके अपीयरेंस पे अलग से काम किया जा सकता है, जो आपके काम को आसान बनाता है। तो स्ट्रक्चर बहुत इजी टू मेंटेन होता है। HTML code can be easily separated between tags and content, allowing the developer to work more effectively and detect errors more quickly. जब HTML के डॉक्यूमेंट को आप देखते हैं तो उसी में आपने टैग्स भी लगा रखे होते हैं सारे के सारे, और टैग्स के अंदर जो कंटेंट देना होता है वो भी दे रखा है। जैसे पी टैग लगाया तो उसके अंदर कंटेंट डाला, इमेज टैग लगाया तो उसका कंटेंट डाला, हर चीज का कंटेंट साथ में ही होता है। तो टैग और कंटेंट का कॉम्बिनेशन होता है एक HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन CSS में जो है, आप जब ये काम HTML में CSS के थ्रू करते हैं तब आप कंटेंट को अलग रखते हैं और टैग्स को अलग रखते हैं, जिससे कि कंटेंट वाला पेज देखते हैं तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो आप इजीली उस गलती को ट्रेस कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी गलती टैग्स वाले पेज में है तो टैग्स की गलतियों को भी आसानी से ट्रैक आउट किया जा सकता है और उनको आप रिमूव कर सकते हैं। द टैग्स आर क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव। टैग्स को लिखना इतना आसान होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है टैग्स को लिखने में। तो इसीलिए सो द डेवलपर कैन स्टार्ट कोडिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड इट्स रियली इजी एंड सिंपल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इन दिस न्यू वर्जन। तो ये जो है ये बेसिक हमारा CSS का एक इंट्रोडक्शन था। इसमें मैंने काफी चीजें जो है शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही हैं। आप ध्यान से अगर ये प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, एडवांटेजेस आपको पता चल गए, प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, डिटेल में भी पता चल गई है और आपको ब्रीफ में भी पता चल गई है। तो एक मिनी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिल चुका है। आप इस प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा ताकि आपको कभी इन फ्यूचर अगर नोट्स लेकर के रेफर करना है तो ये आपके नोट्स में काम आ सकती है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी CSS की प्रेजेंटेशन के बारे में कि भाई CSS क्या होता है, और इतना हम इसको देख करके अब जान चुके हैं कि CSS और कुछ नहीं है, एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि स्टाइलिंग की जाती है। HTML के कॉम्बिनेशन में इसे यूज किया जाता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि HTML का डॉक्यूमेंट हम अलग बनाते हैं और स्टाइलिंग की शीट हम अलग बनाते हैं, और जितना मर्जी चाहे उतने HTML के डॉक्यूमेंट्स पर वो स्टाइल शीट हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको यही चीज प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप CSS यूज कर रहे हैं तो CSS के लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नोटपैड में CSS सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस डाल रखा है, हमने पिछली कुछ क्लासेस में ही डाल लिया था। तो अब हम आपको दिखाएंगे। नोटपैड प्लस प्लस आप खोल लेंगे, उसी में आप CSS की कोडिंग भी कर लेंगे और उसी में आप HTML की कोडिंग भी कर लेंगे। तो आपको अलग अलग विंडो में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस खोल रहे हैं, हमने पहले से ये विंडो खोल के रखी हुई है, ये ब्लैंक न्यू विंडो है। और आप यहाँ आएंगे, आपके सामने ये न्यू फाइल ही खुली हुई है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फाइल के न्यू ऑप्शन पे आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप उसी फाइल में भी काम कर सकते थे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक CSS फाइल ही बना के दिखा रहे हैं। CSS फाइल को बनाने के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है काम करते हुए वो ये है कि CSS की फाइल में एक भी HTML टैग नहीं होना चाहिए। HTML टैग CSS फाइल के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस फाइल का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा और HTML फाइल जो होगी वो अलग तरह से ट्रीट की जाएगी।
तो जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है, आप CSS की फाइल बनाएंगे, उसमें बिना कोई HTML कोड के आप अपना काम शुरू कर देंगे। अब क्योंकि बात स्टाइल की हो रही है, तो हम भी कलर और इन सब चीजों के बारे में ही सोचेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो येलो हो जाए। तो बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले सोचा, और बैकग्राउंड किसका पार्ट होता है? बॉडी का पार्ट होता है। तो CSS फाइल में कहीं कोई शुरुआत नहीं, जैसे पहले HTML या बॉडी या कुछ लिखते थे, वहां पे वो कोई टैग शुरू में नहीं लिखना है, टैग होंगे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ आपको देनी है, सबसे पहले लिखना है आपको बॉडी, क्योंकि आप बॉडी की बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ बॉडी टैग का लिखा, स्टाइल लिखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये लगा दिया। आपको लिखते समय जैसे अब यहाँ पर जो है डेटा नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर आप पहले ही बता दें कि हम प्रोग्रामिंग CSS में कर रहे हैं, तो आपको नेम स्पेसेस का फायदा मिलता है। पहले ही अगर आप ये नोटपैड प्लस प्लस को बता दें, नेम स्पेसेस का फायदा मिलने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे, वो कमांड्स, जो कीवर्ड्स होंगे, वो अपने आप आपके लिखने मतलब आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे, और आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू फाइल खोली, और कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमने लैंग्वेज ऑप्शन में आए यहाँ से, और CSS, सी से स्टार्ट होता है तो सी में आए, और देखिए लास्ट में है यहाँ पर CSS, हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे, और अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं बॉडी। जैसे ही मैंने BO इनिशियल 2 लेटर्स लिखे, तो B से शुरू होने वाले जितने कीवर्ड्स CSS में आप यूज कर सकते हैं, वो सारे यहाँ दिखने लगे। हालांकि अभी आपको बॉडी टैग यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे हम D लिखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने शुरू किया होता बॉडी, तो ये आएगा, और आप यहाँ से इसके बाद लगाएंगे करली ब्रेसेस। जैसे ही करली ब्रेस लगा करके ओपनिंग करली ब्रेस लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो एंटर करने पर यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेड कलर की लाइन आ गई है, जो बता रहा है कि अब इस टैग के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ के इंडेंट कर लेंगे, और क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। देखिए B लिखा, A लिखा, और अपने आप वर्ड्स आ गए। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब आपको इसका फायदा क्या मिला? आप कहेंगे मैम लिख भी तो सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लिखते समय आपने ध्यान नहीं दिया कि बीच में एक डैश दे दिया आपने, तो आपकी कमांड गलत हो जाएगी, और ये कमांड अगर गलत हो गई तो आपकी कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान जो है आपको रखना है, ये काम ऐसे नहीं होना है। और हम जब इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, तो हमें खुद से मेहनत करनी नहीं है। हमने लिखा बैकग्राउंड के लिए BA, और यहाँ आए और एंटर कर दिया, तो एंटर करते ही आप जो है उस ऑप्शन पर पहुंच गए, आपको यहाँ पे कोई टाइम अपना देना नहीं पड़ा। ये एडवांटेज होता है आपको लिखने का। चलिए अब बात करते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने लिखा, और कलर को लिखने के बाद यहाँ पर इसके बाद हम लगा देंगे कोलन, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे कोलन, और उसके आगे हम कौन सा कलर देना चाहते हैं, चाहे तो स्पेस एक दे दीजिए, और जैसे ही मैंने YE लिखा, देखिए येलो अपने आप आ गया, और एंटर कर दिया तो येलो टाइप भी हो गया, और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। इस तरह से हम काम करेंगे। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? आवाज आ रही है मैम। अच्छा ठीक है। चलिए मैं वापस जा रही हूँ अपनी नोटपैड वाली विंडो पे। यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। तो इज इक्वल टू हम बोलते हैं, लेकिन लिखते कोलन है, और उसके बाद ये टैग हमने यही क्लोज कर दिया, क्योंकि बॉडी टैग के लिए हम इतना ही कहने थे कि बॉडी में क्या हो, जो बैकग्राउंड का कलर हो वो चेंज हो जाए। अब इसके बाद क्या है कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो और प्रॉपर्टीज हम देना चाहेंगे,
जैसे कि हम यहाँ पर देना चाहते हैं, यहाँ पर हम देना चाहते हैं, 1 मिनट सबको म्यूट कर दूं। कि हो सकता है मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग लिखूं, और कुछ हेडिंग है जो मैं H1 टैग से लिखना चाहूंगी, कुछ हेडिंग ऐसी है जो मैं H2 टैग से लिखना चाहूंगी। तो पहले से ही मुझे ऐसा अनुमान है कि हम लिखेंगे, तो अब हम H1 के लिए कोडिंग करेंगे। हेडिंग 1 टैग H1 लिखा, ओपनिंग करली ब्रेस लगाया, एंटर किया। अब इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया कलर और यहाँ लगा दिया कोट। यहाँ पे लगा दिया कोलन, और कौन सा कलर देना चाहते हैं वो कलर हम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि हमारी हेडिंग का कलर हो ब्लू, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि जो भी हेडिंग आए वो लेफ्ट मार्जिन पे आए, तो उसके लिए हमने मार्जिन MA लिखा, देखिए अपने आप आ गया। अब मार्जिन कौन सी देनी है आपको, लेफ्ट लिखे, एंटर करा, कोलन लगाया। अब इसके बाद की जो वैल्यू है, जो मार्जिन हम देंगे, वो पिक्सल्स में दिया जाता है। तो पिक्सेल्स कितने देने वो आपकी मर्जी, जैसे हम 10 पिक्सेल्स देना चाहते हैं या 20 पिक्सेल्स देना चाहते हैं, तो हमने कहा 10 पिक्सेल्स, तो 10 लिखेंगे और px लिखेंगे, और इसमें गैप नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 10 px के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। और इतना लिख करके हमने H1 टैग का अपना काम खत्म कर दिया। इसी तरह से हम चाहते थे कि अगर कोई H2 टैग में काम किया जा रहा है तो उसकी भी काम, उसके लिए भी कर दीजिए। तो हमने यहाँ दे दिया कलर। अब उसका कलर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे ऑरेंज, और यहाँ पर सपोज हमने कहा हेडिंग 2 अगर हमारी है तो वो राइट मार्जिन हो, तो हमने ऐसे राइट मार्जिन, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, और वो मान लीजिए वो भी 10 पिक्सेल्स पे आपकी एडजस्ट हो। तो ये हमने इस तरह से एक फाइल बनाई जिसमें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए बॉडी टैग का बैकग्राउंड कलर येलो रखा, H1 टैग के लिए हमने कलर ब्लू रखा, और H2 टैग के लिए कलर ऑरेंज रखा। इसके अलावा हमने कहा कि पी टैग यानी पैराग्राफ अगर लिखे जाएं तो क्या डिजाइनिंग की जाए, तो पी टैग हमने यहाँ किया पी, और उसके लिए भी हमने दे दिया यहाँ पे कलर इज इक्वल टू, सॉरी, कलर पे आए, एंटर किया, कोलन, और उसका कलर सपोज दे दिया हमने रेड, और ये करा, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब ये CSS की फाइल थी। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि CSS की फाइल जो है वो अलग बनाई जाती है। वैसे तो 3 तरह से बनता है CSS की कोडिंग, HTML में 3 तरह से होती है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, उसको हम आज नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, इसमें हम CSS की फाइल को अलग बना रहे हैं। तो इसमें हमने कोई टैग नहीं लगाया, जैसे हम HTML टैग या बॉडी टैग या कोई टैग लगाते, कुछ नहीं लगाया। सिंपल हमने सबकी डिजाइनिंग डिसाइड कर ली। जब सब चीजों की डिजाइनिंग डिसाइड हो गई, तो अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए वही Ctrl+S प्रेस कीजिए या सेव ऑप्शन पे जाइए। सेव ऑप्शन पे जाते समय आप फाइल को कहीं भी सेव करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि फाइल का नाम होना चाहिए आपका .css एक्सटेंशन से सेव होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए हमने इसको बता दिया था यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन में जाके, इसीलिए वो बता रहा है आपको कि CSS टाइप में फाइल सिलेक्ट आपकी सेव होगी। अगर आपने ये यहाँ पे लैंग्वेज में ना कहा होता तो आपको यहाँ कहना पड़ता, तो इसलिए ये फायदा भी हमें मिल गया। अब बस हमें अपनी फाइल को नाम देना है, तो हमने मान लीजिए फाइल का नाम ही रख दिया style.css, ये हमने कर दिया, और यहाँ से कह देंगे सेव। ऐसे करते ही देखिए ये style.css फाइल बन गई। अब इसका अपना कोई देखा जाए तो अलग से कोई इसकी पर्सनालिटी नहीं है, या इंडिविजुअली लोड नहीं हो सकती। ये तो हमने एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए। अब हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिस पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो एक नॉर्मल नया HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, तो फिर से न्यू पे आए, इसको कहीं और कुछ नहीं करना है, इतना ही करके छोड़ दीजिए। फिर न्यू पे आए, और फिर लैंग्वेज में आके कह दिया कि अब जो कोड हमें करना है वो HTML में करना है। और HTML में आपको पता ही कैसे लिखना है, तो हमने लिख दिया वही अपना पूरा कोड लिखेंगे, एक दो लाइन कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने लिख दिया HTML, ये तो हमको आता ही अच्छे से, हमने कह दिया यहाँ पर भी HTML। अब आपको क्या करना है इसके आगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया सपोज पी टैग, पहले हमने एक हेडिंग दे दी
H1 ये हेडिंग दे दी और इसमें लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। और इसके बाद में यहाँ पर हमने पी टैग लगाया और पी टैग में हमने एक लाइन लिख दी, कोई भी एक लाइन लिख दी। इस तरह से एक लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम टाइपिंग में नहीं लगाएंगे। यही लाइन हम कॉपी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा और इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और ये एक तरह से हमारा कुछ डेटा यहाँ पर बन गया। तो ये हमारी लाइन, ये हमारा कंटेंट बना। इसके बाद हमने वापस से BR टैग लगाया और यहाँ पर एक और हेडिंग दे दी, H2 हेडिंग दे दी हमने, H2, और यहाँ लिख दिया दिस इज माय सेकेंड हेडिंग और इसको भी हमने क्लोज कर ही रखा है। और इसके बाद सपोज एक बार फिर से यही कंटेंट हमने लिख दिया, कॉपी कर ले रहे हैं और इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर हम भूल गए हैं अभी एक अपना बॉडी टैग देना, इसको लास्ट में क्लोज भी करना कंपलसरी है, तो ये क्लोज कर दिया हमने। अभी अगर हम इसे सेव करें तो फाइल तो आपकी सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको हमने दे दिया न्यू ही लिख दिया, new.html। पर अब देखिए एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको कि जब आप HTML फाइल बना के सेव कर रहे हैं तो ये फाइल भी आपकी वहीं सेव होनी चाहिए जिस जगह पर आपकी CSS फाइल सेव हुई है। CSS फाइल का नाम हमने स्टाइल रखा था, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारी स्टाइल फाइल है, ये देखिए ये है यहाँ पर। तो उसी लोकेशन पर HTML डॉक्यूमेंट भी सेव होना चाहिए जिस लोकेशन पर CSS फाइल है, क्योंकि अगर ये चीज आप मिस कर गए तो क्या होगा कि फिर आप जो है क्या नाम है, कभी उनको रिलेशन नहीं जनरेट कर सकते, उनका लिंक नहीं बन पाएगा। तो ये करने के बाद हम इसे सेव करेंगे क्योंकि हमने दोनों फाइलें एक जगह पर बनाई हैं। अब हम अपनी HTML फाइल को रन कराना चाहेंगे। यहाँ हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, मतलब वो नहीं करा है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करी है। रन कराने के लिए रन कमांड पे जाइए, यहाँ से रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपनी फाइल को ढूंढ लाइए। हम ढूंढ लाएंगे फाइल को, फाइल का नाम है हमारी न्यू, तो यहाँ से हमने न्यू सिलेक्ट किया, ये देखिए new.html, और यहाँ से कह दिया ओपन। ओपन करेंगे तो पूरा एड्रेस आ गया और अब आप कह दीजिए रन, तो डिफॉल्ट ब्राउजर में जो है वो आपको यहाँ पर रन करके दिखाएगा। C ड्राइव निरंजन डॉक्यूमेंट्स new.html, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं new.html, ये हमारी फाइल है, इस पर हमने क्लिक कर दिया और हमने गूगल क्रोम यूज किया और ये ब्राउजर मोड में विंडो में खुल जाएगी आपकी। तो देखिए H1 और ये सब तो यूज हुआ, लेकिन पहली बात तो ना तो कोई अलाइनमेंट हुआ, ना कोई बैकग्राउंड कलर आया, जबकि हम तो इतना सारा तामझाम वहां पर दे आए थे, फाइल के लिए क्या आए थे, लेकिन यहाँ तो इसने कुछ भी नहीं किया। हमारी CSS फाइल के जो हमने ये सब दिया था, इससे तो कोई फायदा ही नहीं मिला। तो ये फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि new.html बनाई तो जरूर गई, लेकिन इसमें इस फाइल का कोई कनेक्शन नहीं दिया है। तो वही कनेक्शन आपको देना है, और ऐसा कनेक्शन जब आप CSS के साथ यूज करते हैं HTML का, तो यही कहलाता है एक्सटर्नल CSS। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसमें कि आप CSS की शीट जो है वो एक्सटर्नल कहीं बना के रखे हुए हैं और उसको आप रिलेट करते हैं इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। पर ये
कहाँ पर आएगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट है कि ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। तो जब भी HTML डॉक्यूमेंट में किसी CSS फाइल का कनेक्शन डालना होता है तो इमीडिएटली आफ्टर HTML टैग हम यूज करते हैं हेड टैग, और उसी हेड टैग के अंदर हम इसका कनेक्शन डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये हेड टैग है हमारा, हमने एंटर कर दिया, थोड़ा सा इंडेंट कर दिया इसको, थोड़ा देखने में सही लगेगा। और अब यहाँ पर हम लेके आएंगे कनेक्शन। कनेक्शन लिखते समय दो तीन चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है। जैसे पहला आपको लिखना है टैग लिंक। लिंक टैग लिखने के मतलब ही है कि आप कौन सी फाइल के साथ लिंक बना रहे हैं, तो लिंक टैग यूज करेंगे यहाँ पर। और किस फाइल के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो और वो फाइल कैसी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड लिखते हैं REL। REL का मतलब ही है रिलेशनशिप, किस तरह की फाइल के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो REL इक्वल्स टू लिखा जाएगा, और इक्वल्स टू के बाद डबल कोट्स में यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल शीट। CSS के केस में आपको ये स्टाइल शीट ही लिखना है, स्टाइल शीट के बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक साथ ये पूरा वर्ड लिखा जाएगा। अगर हम इसे लिखना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टाइल शीट आपको देगा, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, एक स्पेस देंगे। तो पहले तो लिंक टैग के अंदर आप तीन चीजें लिखते हैं। पहला तो आपने लिखा रिलेट किसके साथ करना है। अब स्टाइल शीट की फाइल जो है वो है किस टाइप की फाइल, तो वहां पे लिखना है आपको टाइप। टाइप इज इक्वल टू किस तरह की फाइल है, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये आपको बताना है। तो CSS के केस में ये भी लिखना ही लिखना है आपको। और अब आप रेफरेंस लाएंगे उस CSS फाइल का, तो रेफरेंस लाने के लिए आपको कहना पड़ेगा href इज इक्वल टू, और फाइल का नाम डबल कोट्स में लिख देंगे। नाम हमारी स्टाइल, हमारी जो CSS फाइल थी उसका नाम क्या था, स्टाइल डॉट CSS, ये फाइल, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। और इसके बाद में हम अपना ये टैग जो लिंक टैग था क्लोज करेंगे, इसका अलग से कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये वो कनेक्शन है जो एक्सटर्नली बनी हुई इस स्टाइल फाइल को इस फाइल के साथ कनेक्ट करती है। इस चीज को हम एक बार फिर से सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद हम अपने वेब पेज पे जाएंगे, और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करते ही आपने देखा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया, हेडिंग 1 का अपना कलर आ गया, हेडिंग 2 का अपना कलर आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए इसमें आपने 3-4 जगह हेडिंग 2 लिखा होता और हर जगह हेडिंग 2 का कलर चेंज करना होता, तो खाली अगर आप नोटपैड में HTML का यूज कर रहे होते तो आपको क्या करना था, तब तो आप हर जगह जाते कलर चेंज करते। लेकिन अब क्या है, कोई भी कलर चेंज करना है, आपने कहा नहीं अच्छा लग रहा रेड कलर, तो इसको, या ऑरेंज, नहीं जो भी कलर हटाना है हटा दीजिए, इसको कर दीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि इसका कलर जो है हम ब्लू करना चाहते हैं, और इसका कलर जो है येलो से उठा करके हम ग्रे करना चाहते हैं। सेव करिए, यहाँ सेव करेंगे और वहां पर जाकर के अपनी फाइल में जाकर के हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए चेंज कर देती हूँ, ब्लू ज्यादा हो रहा है, इसको सियान कर देती हूँ। बस इतना करके यहाँ सेव कर रहे हैं, Ctrl+S से हम सेव कर रहे हैं, और यहाँ आके रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आपके चेंजेस अपडेट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम HTML डॉक्यूमेंट से भी कर ही सकते थे, फायदा ही क्या हुआ, मतलब इतना कौन सा बहुत बड़ी खास चीज हो गई। तो आपको तब तक ये चीज खास नहीं लगेगी जब तक आप एक ही HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। आज तो खैर टाइम ओवर हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको कि इसका फायदा क्या है। अब CSS की हमने ये जो एक फाइल बनाई है, और इधर हम HTML के ऐसे 1 2 3 4 5 100 200 न जाने कितने पेज बना सकते हैं, लेकिन उन सभी पेजों के लिए स्टाइलिंग हम यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर स्टाइलिंग करने से हमको ये फायदा मिलेगा कि जब भी हमें स्टाइल में कुछ अपडेट करना होगा, तो उस अपडेशन के लिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस CSS फाइल में आएंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके का अपडेशन जो है हम उठा करके कर देंगे। तो ये हमको एडवांटेज मिलता है और हम काम कर लेते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो है हमको फॉन्ट इसका जो है फायदा मिलता है। अब यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज लिखना है, तो हमने यहाँ फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट साइज कोलन कितने पिक्सल देना है, मान लीजिए हमने दे दिया 12px। सेव किया, ये हमने p टैग के लिए लगाया है। हम अपने वेब पेज पर आएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे,
छोटा हो गया है, और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 30px। सेव किया, यहाँ है F5। तो ये देखिए, तो ये तो खैर एक ही HTML डॉक्यूमेंट बना है, इसलिए एक ही में दिख रहा है। वैसे आज के मतलब अब जो अगली क्लास होगी तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक में नहीं, ऐसे हम यहाँ पे 2-3 HTML डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे और सबकी हम स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे। और जब जब स्टाइल में कोई भी चेंज करना होगा तो उस चेंज को अप्लाई करने के लिए style.css फाइल में आना होगा। तो इस तरह से किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं अपने CSS की कोडिंग को। ध्यान आपको 2-3 बातें रखनी है। The file you are saving, having that CSS file, and the file you are making as HTML document, both should be saved at same location. First of all, a CSS file should have CSS extension. Notepad++, you have to download it, otherwise you won't be able to use that CSS option. तो Notepad++ सबसे पहले डाउनलोड करें, उसको अपना इंस्टॉल करके और ये चीजें यूज करें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि बाद में बताने के बजाय जैसे ही आप न्यू फाइल खोलते हैं, लैंग्वेज में आके जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसको पहले ही बता दें कि HTML है या CSS है। आपको 2 फायदे मिलेंगे, आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपका काम आधे से ज्यादा अपने आप होने लगेगा। दूसरी बात, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आपको सेविंग करते समय बताना नहीं पड़ता कि एक CSS फाइल है, टाइप ऑफ फाइल में वो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ और जरा पूछूंगी कि कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले अर्चना आप बताएं, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब ये आप भी जो है सब लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, एक एक पेज ही बना के भले ही देखिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। आशीष आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, नेहा क्लियर तो हो ही गया होगा, अभी आप ट्राई तो नहीं कर पाएंगे लेकिन क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है। रूपा, आपको भी समझ में आ गया? इसको इतना इंडिविजुअली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि CSS का चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन स्टार्टिंग से इसको जब आप लेके चलेंगे ना, तब आपके लिए बाप रे महाभारत शुरू हुई। तो इतना जो है बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन छोटी छोटी टिडबिट्स को लेकर के साथ में चलेंगे तो आपको हर चीज समझ में भी आएगी। तो जितना जितना मैं बताऊं, एक बार उसको जिन जिन के पास कंप्यूटर है तो प्लीज एक बार उसको जरूर ट्राई कर लें, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल तो है ही, तो वो वीडियो देख लें, कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख करके थोड़ा सा मदद लेने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। बाकी मदद किसी से नहीं लेनी है, मदद के लिए हम हैं, आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर द डे।